अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ कोई भी व्लॉग हो पूरा देखा करें, उसमें कोई ना कोई हिडन मैसेज होता है। दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर किया करें, कमेंट्स लिखा करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और इन्फॉर्मेटिव भी है, इस लिहाज से कि अभी 2 दिन गुजरे हैं कि इटली की साहल के करीब डंकी लगाने वालों का शिप जो है वो डूब गया है। हुआ कुछ यूँ कि 750 से ज़्यादा तारकीन वतन लीबिया से यूनान के लिए या इटली के लिए रवाना हुए। रास्ते में उनका शिप ख़राब हो गया। 2-3 मंजिला शिप था। ज़्यादातर पाकिस्तानी शिप के निचले हिस्से में थे, बॉटम में, और शिप ख़राब होने से जो खुराक थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई, जो पानी का ज़ख़ीरा था वो भी ख़त्म हो गया। सुनने में तो यही आया जो 5-6 लोग थे वो प्यास की वजह से ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अब शिप जब समुंदर में खड़ा था, ख़राब था, तो जो वहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ थे उनको उन्होंने सिग्नल भेजा। ऐसा किया उन्होंने कि रस्सा फेंका गया और फिर उन्होंने रस्से को जहाज़ की एक तरफ बांधा कि चलो इस जहाज़ को घसीट के या टैग करके आगे ले जाते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब वो बहरी जहाज़ दूसरा इसको खींचने लगा, जर्क लगी, तो बजाय इसके कि जहाज़ उसके पीछे चलता, ये एक तरफ लुढ़क गया और सारे लोग पानी में बह गए। जो बॉटम में थे वो ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। जो पता चल रहा है कि उन्होंने ऊपर आने की दरख्वास्त भी की कि हमें ऊपर जगह दी जाए, लेकिन उन्हें नीचे रखा गया। हर एक से बकौल न्यूज़ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 23, 24, 25 लाख रुपया लिया गया। इस तरह चंद एक खुश नसीब बचे, बाकी अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरा इस मौजू पे बात करने का असल मकसद ये था कि मैं ये सब यूरोप में अपनी आँखों से देख के आया हूँ। मैं उन लोगों को मिल के आया हूँ जो डंकी के ज़रिए यूरोप पहुँचे और उनकी दास्तानें सुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आजकल तो यूक्रेन में जंग लगी हुई है, लेकिन मोस्टली पहले लोग रूस जाते थे, फिर रूस से यूक्रेन और यूक्रेन से फिर वो जर्मनी में एंटर होते थे। मेरी उन लोगों से बात भी हुई। मैं पुर्तगाल में गया, मैंने वहाँ जाके इमिग्रेशन अप्लाई की। मैं तो लीगली गया था, तो जहाँ मैं ठहरा था पेइंग गेस्ट काफ़ी पाकिस्तानी थे। किसी को आए 10 साल हो गए, किसी को 12, किसी को 15, किसी को 20। वापस इसलिए नहीं जा सके कि उनके पास कागजात नामुकम्मल थे, क्योंकि जब आप चोरी छुपे आ जाते हैं तो जब तक आप लीगल नहीं होते आप वापस नहीं जा सकते। मैंने वहाँ से इमिग्रेशन ली, उसका प्रोसेस तकरीबन कोई $2000 के करीब था। मैंने तो खैर पे किए और मुझे इमिग्रेशन रेजिडेंशिया कार्ड मिल गया जो 2 साल का है। एजेंट लोग आपको कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ कि पुर्तगाल में जो कार्ड मिलता है वो 2 साल का मिलता है रेजिडेंशिया, और उस कार्ड पे आप लीगली किसी यूरोप के किसी भी कंट्री में आप, हाँ शेनिगन में है, आप लीगली मूव नहीं कर सकते। इवन अगर आपने पाकिस्तान आना है वाया फ्रांस, वाया जर्मनी, वाया हॉलैंड, बेल्जियम, इटली, कोई एयरलाइन आपको नहीं उठाएगी। सिर्फ आपने जाना है पहले यूके हीथ्रो, फिर वहाँ से आपको पाकिस्तान या इंडिया या जहाँ के भी आप सिटीज़न हैं वहाँ का कैरियर आपको कैरी करेगा। इधर जो एजेंट लोग हैं बड़े सुनहरी सपने दिखाते हैं, और पुर्तगाल में चूँकि मैं वहाँ रहा हूँ तो मैंने अपनी आँखों से देखा है कि लोगों का वहाँ क्या हाल है और लोगों की काम की नौयत क्या है। सिवाय मेहनत मजदूरी के कोई दूसरा काम नहीं है। दीवारों पे जो पेंटिंग होती है उनको साफ़ करना, जो वहाँ पत्थर लगे हैं या स्ट्रीट्स वगैरह हैं उनकी सफाई, इसके अलावा तो मैंने बहुत पहले की बात है
किसी पाकिस्तानी को वहाँ कोई काम करते नहीं देखा। हाँ, चंद एक ने उस वक़्त ऑडियो वीडियो कैसेट की शॉप सी लिज़ाबोन में, या एक को मैंने देखा तो उसने करियाने की दुकान खोली हुई थी। तो मैं ज़ाहिर है उनके पास फ्लैट में पेइंग गेस्ट भी रहा, तो मुझे बहुत करीब से देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। तो जो यहाँ से गए फिर वहाँ जाकर उस माहौल में गुम हो गए, क्योंकि जवानी की अपनी लज्जतें हैं, अपनी बहारें हैं, वहाँ को मना करने वाला भी नहीं। और उनके पास इतने पैसे जमा नहीं हो सके कि वो वहाँ इमिग्रेशन टैक्स वगैरह पे करके तो इमिग्रेशन ले लें। मैं यहाँ से गया और 1 महीना पेइंग गेस्ट रह के ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, टैक्स वगैरह पे करके। क्योंकि जब आप वीज़ा भी रिन्यू करवाते हैं तो आपने काम शो करना होता है कि कम से कम 6-7 माह काम किया है और आपने टैक्स पे किया है, फिर आपका वीज़ा रिन्यू होता है। और जो वीज़े का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले वो देखते हैं कि आप क्या लीगली एंटर हुए हैं। कुछ लोग डुप्लीकेट पासपोर्ट वगैरह बना लेते हैं कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया। फिर उसके बाद सेम वो मिडल ईस्ट वाला प्रोसेस है, क्योंकि मैं मस्कत में भी बैंक में रहा हूँ ऑपरेशन मैनेजर, तो मैंने बड़ा क्लोजली देखा है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको किसी भी रेस्टोरेंट या फैक्ट्री या कोई भी इदारा है, वहाँ से आपके पास जॉब लेटर होना चाहिए। फिर उसके बाद जॉब एग्रीमेंट होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप वो आप लेके जाते हैं लेबर ऑफिस में। उससे पहले आपने पुलिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। ये पुर्तगाल की बात कर रहा हूँ कि आप पे कोई केस तो नहीं है। फिर आपने नेशनल टैक्स नंबर लेना है। फिर जो आपने एग्रीमेंट किया है जॉब का, वर्क एग्रीमेंट, वो लेके अटेस्ट करवा के सोशल वेलफेयर से फिर आपने इमिग्रेशन ऑफिस जाना है। फिर वहाँ से आपका वीज़ा लगना है, अगर वो सेटिस्फाई हों तो। ये मैं आपको आंखों देखा प्रोसेस सुना रहा हूँ। जो एजेंट यहाँ सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं। मस्कत में भी बहुत से पाकिस्तानी ग्वादर, पिसनी, पंजगोर, वहाँ से बलूचिस्तान के करीब ईरान से फिर आगे लोग जो हैं वो मस्कत की तरफ आते हैं। तो मस्कत के चूँकि मैं 2-3 बड़े शहरों में, सवार है, शनास है, स्वेक है, वहाँ पे रहा हूँ। अक्सर हमने वहाँ उन पाकिस्तानियों को देखा है कि जो लॉन्च के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे। होता कुछ यूँ है कि लोग लकड़ी की लॉन्च यूज़ करते हैं, दूसरी बोट यूज़ नहीं करते क्योंकि वो डिटेक्ट हो जाती है। तो बांस सा उन्होंने रखा होता है बड़ा सा, उसको किनारे के करीब डुबोते जाते हैं और जो लॉन्च में आखिरी सबसे छोटे कद का बंदा होता है उसके साथ उसको नापते हैं। और जब देखते हैं कि गहराई वाकई इतनी अब ज़्यादा नहीं है तो लोगों को हुक्म देते हैं कि अब लॉन्च से छलांगे लगाना शुरू कर दो। और फिर लोग लॉन्च से नीचे उतरते हैं। कुछ तो क्योंकि वहाँ ओमानी हैं, अरबी हैं, देख लें कोई शिकायत कर दे, कुछ तो वहीं पे पकड़े जाते हैं। जो बच बचा के आगे निकल जाते हैं उनको ज़ाहिर है अरबी ज़ुबान तो आती नहीं है। वहाँ अगर कोई पाकिस्तानी मिल जाए तो ये इनकी खुशकिस्मती है। वहाँ पे फिर ख़ास कर सल्तनत ऑफ ओमान में बहुत सख्ती है। आप जिस स्पॉन्सर का वीज़ा है उसके पास काम करेंगे, किसी और के पास अगर आपने काम किया तो आप पकड़े जाएंगे तो वापस भेज दिए जाएंगे। वहाँ से फिर ये लोग क्या करते हैं कि दुबई के लिए डंकी लगाते हैं। तो वहाँ से हतमुतमला का इलाका है, बरेमी का इलाका है, शनास के पास, सुहार के पास, जो वहाँ के लोकल हैं वो भी जानते हैं खुफिया रास्तों को, और कुछ पाकिस्तानी हैं वो भी वहाँ से आते जाते हैं। तो ये लोग फिर वहाँ से डंकी लगा के तो फिर आगे जाते हैं दुबई की तरफ। और वाकई पहाड़ों में वहाँ ढांचे मिलते हैं, जो लोग रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, या जिनको एजेंट लोग बीमार होने की वजह से छोड़ जाते हैं। तो ये बड़ा रिस्की काम है। अगले एपिसोड में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि ख़ुद मैंने डंकी लगाई पुर्तगाल से फ्रांस से बेल्जियम वाया स्पेन। तो मैं आपको उसका भी सारा अहवाल सुनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि लोग वहाँ ट्रैवल कैसे करते हैं और उन्होंने कौन से खुफिया तरीके और खुफिया रास्ते ढूंढ रखे हैं।
تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا جو بھی میرا ولاگ دیکھنے والے ہیں کہ کبھی ایسی غلطی نہ کریں کہ جہاں پہ آپ کو جانا پڑے پہاڑی راستے سے یا راستے میں دریا یا سمندر آتا ہے، کیونکہ اس میں 99% آپ اسٹیک پہ ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو پلیز یہ میرا ولاگ سب دوست احباب میں شیئر کریں، آئندہ کسی جنٹ کے جھانسے میں نہ آئیں۔ لوگ بہت زیادہ سنہری خواب دکھاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے ساتھ ہونے والا کہ میں بینک میں تھا، تو وہاں ایک لڑکا سیالکوٹ کا میرے شہر کا آ گیا، کہیں سے اسے پتہ چلا کہ سیالکوٹ کے ہیں یہاں پہ، تو میرے ساتھ اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہنے لگا کہ ایجنٹ مجھے پاکستان سے ویزے پہ لے کے آیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ورک ویزے میں چینج ہو جائے گا اور جاب ملے گی رائل مان پولیس میں۔ میں نے اسے کہا یار یہاں تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے تمام ایکسپیکٹیٹ کو نکار رہے ہیں، ہیومنائزیشن ہو رہی ہے، تم کو کس نے یہ سنہری خواب دکھائے ہیں؟ تو بار طور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہتا ہے وہ بندہ مجھے لے بھی گیا تھا کرم میں، رائل امان پولیس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، مجھے باہر اس نے بنچ پہ بٹھائے رکھا اور یہ کہہ کے کہ میں اندر سے پتہ کر کے آتا ہوں، تو اس نے یہی کہہ دیا کہ ابھی تک کچھ پابندیاں لگی ہیں، جب کھلیں گی تو پھر جاب کی کوشش کرنا، اور کہتا ہے کہ میں تھک ہار کے اب ٹکٹ کے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں۔ میں نے بھی اپنے بینک سٹاف سے، کولیگ سے، جو بھی ان سے بنتا تھا لے دے کے اس کو پیسے دیے تاکہ وہ ٹکٹ لے کے پاکستان آ سکے۔ تو یہ مختصر سا حال ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جو میں نے ڈنکی لگائی تھی اس کا احوال آپ کو سناؤں گا، ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔